वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस ए वे टू सक्सेस में आपका स्वागत है। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक और शेयर का बटन दबाकर युक्ति आईएएस को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि जो भी युक्ति आईएएस के द्वारा सारगर्भित और संक्षिप्त सामग्री आपको उपलब्ध कराई जा रही है, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, मित्र हैं, सहपाठी हैं, मैं आशा करता हूँ जो भी सामग्री आपको उपलब्ध कराई जा रही है युक्ति आईएएस के द्वारा, उससे आप लाभान्वित होंगे तथा जो भी संबंधित आपको टॉपिक वाइज प्रॉब्लम होंगे उसका सॉल्यूशन आपको सारगर्भित रूप से मिल रहा होगा। पिछले सेक्शन में पॉलिटी का जो मूल अधिकार के संदर्भ में 12 से 15 तक किया गया था, उससे संबंधित जो भी प्रश्न आप प्रीवियस ईयर का देखे होंगे तो उसमें आपको नज़र आया और सारे सॉल्व हो रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी क्यूरी हो इस दिए गए नंबर से आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। साथ ही हमारे विभिन्न प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप जुड़ सकते हैं, जैसे यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप। और जो भी अभ्यर्थी हैं वो टेस्ट के लिए युक्ति से जुड़ सकते हैं, क्लासेस के लिए जुड़ सकते हैं, जो भी सामग्री चाहिए, जो भी एग्ज़ाम के लिए आपको सारगर्भित और संक्षिप्त सामग्री चाहिए उसके लिए भी जुड़ सकते हैं। तो अच्छा, जो भी आपको संबंधित समस्या है दिए गए नंबर से बात कर सकते हैं। चलिए, पिछले सेशन में क्या क्या बातें हो चुकी थी, जैसे राज्य की परिभाषा की बात हो चुकी थी, अनुच्छेद 12 के विभिन्न आयाम देखे थे, उसके अनुच्छेद 13 की चर्चा की थी जिसमें अल्पीकरण का सिद्धांत क्या था, ऐसा क्यों किया गया, पृथ्वीकरणीयता का सिद्धांत किस रूप से लागू किया जाता है, इस सिद्धांत के संदर्भ में देखा था। ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत भी हम लोगों ने देखा था। और उसके साथ ही साथ आगे नेक्स्ट हम लोग चर्चा किए थे कि अनुच्छेद 13(2) की स्थिति के संदर्भ में शंकरी प्रसाद वाद क्यों महत्वपूर्ण था, इस पर चर्चा की थी। फिर गोलकनाथ वाद 1967 को भी चर्चा किया था हम लोगों ने। फिर नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों ने भविष्य लक्ष्य विधि का सिद्धांत किस रूप से भारतीय संविधान में लागू होता है, इस संदर्भ में देखा था। फिर समता के अधिकार में 14 से 18 की चर्चा किया जा रहा, जिसमें 15 तक कर लिया गया। अब 16 से 18 चर्चा करूँगा ताकि ये टॉपिक जो भी हो इसमें आपके जो भी कन्फ्यूज़न हो वो दूर हो। धीरे धीरे चलिए, बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें सही तरीके से होना ज़रूरी है। और इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके हों, यूपीएससी में हो, पीसीएस में हो, कहीं से भी हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, प्रश्न नहीं छूटने चाहिए, हमारा यही उद्देश्य है। और ताकि जो भी चीज़ें आपको मिले वो बेहतर तरीके से, सारगर्भित तरीके से आप चीज़ों को समझें और जो भी प्रश्न आ रहे हैं उसको 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करने की स्थिति में हम लोगों का यही प्रयास है। और बहुत से स्टूडेंट्स के कॉल आए जिसमें उन्होंने इन संदर्भों में चर्चा की है और उनको बेहतर बेहतर तकनीक नज़र आया। जो भी अभी तक नहीं है, कन्फ्यूज़न के कारण नहीं कर पा रहे हैं कि कॉल करें या नहीं करें, तो हमारा राय ये है, आपके बेझिझक बात करें, अपनी समस्याओं का हमारे साथ साझा करें, क्योंकि कुछ बेहतर करने के लिए सहयोग की आवश्यकता होती है, जो दोनों परस्पर टू वे कम्युनिकेशन के साथ ही किया जा सकता है। तो चलिए, और इन सब बातें तो रहेंगी, चलिए आज देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या बातें हैं। तो अगले सेशन को मैं बढ़ाता हूँ, पिछले सेशन जहाँ तो मैंने छोड़ा था उससे आगे चलिए अनुच्छेद 16 की चर्चा करते हैं। लोक नियोजन के विषय पर जो चर्चा है उस पर देखते हैं क्या बातें हैं। अनुच्छेद 16 ये क्या कहता है, सभी नागरिकों के राज्य के अधीन नियुक्ति और रोजगार के अवसर की समानता होगी। तो 16(1) ये कहता है कि नियुक्ति और रोजगार में बोल रहा है, यहाँ पर अवसर की समानता होगी। 16(2) ये बोलता है, क्या बोलता है ये देखिए, राज्य के अधीन नियुक्ति और रोजगार में किसी भी नागरिक के साथ केवल जाति, धर्म, मूल, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव, निवास के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आप दो चीज़ें देख रही होगी, नियुक्ति और रोजगार में अवसर की समता। तो यहाँ पर ये बातें हैं। और एक चीज़ यहाँ से स्पष्ट होती, समानता सब में होनी चाहिए, ठीक, एक बात है। और यहाँ एक बात बोले, किसी प्रकार का विभेद नहीं होना चाहिए, जाति, धर्म, मूल, वंश। तो यहाँ
जब भी आप चर्चा कर रहे होंगे तो यहाँ पर वर्ग विशेष की चर्चा नहीं सुने होंगे कि युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने के लिए किस रूप से विभेद करता है संविधान हमारा। तो समानता की बात तो करता है, मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया कि युक्तियुक्त प्रतिबंध का प्रावधान है भारतीय संविधान में कि विशेष वर्ग के लिए विशेष छूट होनी चाहिए। तो वो विशेष वर्ग सभी उस वर्ग के सभी लोगों को समानता होगी। जैसे मान लीजिए SC ST या OBC को आरक्षण दिया जा रहा है या कुछ विशेष सुविधा दी जा रही है, तो इसमें जितने लोग होंगे उसके लिए होंगे। तो इस आधार पर यहाँ पर किया जाता है। कुछ नोट्स है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, उसे देख लेते हैं। राज्य के अंतर्गत रोजगार और नियुक्ति में लगने वाले प्रतिबंध विधि के समान संरक्षण की चर्चा करता है। प्रश्न यहाँ से पीटी में पूछा गया है, PCS में, स्टेट PCS में, कि राज्य के अंतर्गत नियुक्तियों में लगने वाला प्रतिबंध किस आधार पर युक्ति युक्त है। तो विधि के समान संरक्षण के संदर्भ में था वहाँ ऑप्शन। तो ये चीज़ें देखिए अब कैसे है, तो इसी संदर्भ में समानता की बात करता है, विभेद की रोकथाम की बात करता है, पर विधि हमारा ये है कि युक्ति युक्त के साथ सभी लोगों को समान व्यवहार, समान अधिकार देना। तो यहाँ पर जब तक हम युक्तियुक्त प्रतिबंध नहीं लगाते हैं तो वो कैसे इस रूप से लागू होगा, कैसे होगा, ये इसी संदर्भ में बातें बोलती है। अनुच्छेद 16(3) क्या कहता है? संसद के द्वारा ऐसी विधि निर्माण किया जा सकता है जिसके द्वारा संघ अथवा राज्य की सेवाओं को प्रदान करने के लिए स्थानीय निवासी प्राथमिकता दी जा सकती है। जैसे स्थानीय निवासी का जो कॉन्सेप्ट होता है, जैसे झारखंड में है, फिर आपको हिमाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है, फिर इसी के साथ 31 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में था। तो स्थानीयता का सिद्धांत क्या होता है, तो वो किससे प्रभावित है? 16(3). इस टॉपिक को अच्छे से देख लीजिएगा, हो सकता है इससे प्रश्न इस बार किसी न किसी एग्जाम में होंगे, क्योंकि स्थानीयता का मुद्दा इस संदर्भ में इस वर्ष बहुत चर्चा में रहा। जम्मू कश्मीर का मामला हो या उत्तराखंड का मामला हो या फिर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का मामला हो, आज इस वर्ष स्थानीयता का मुद्दा बहुत ही चर्चा में रहा है। तो इसको अच्छे से देखिएगा, इससे प्रश्न जरूर बनेंगे। तो स्थानीयता के आधार पर भी आरक्षण देने का प्रावधान करता है। ये कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। संसद विधि निर्माण, ऐसी विधि निर्माण कर सकती है और राज्य के राज्य सरकारों को ऐसी बंद करने के लिए दिशा निर्देश भी दे सकती है। अनुच्छेद 16(4) क्या बोलता है कि नागरिक किन्हीं पिछड़े वर्गों के राज्य के अंतर्गत नियुक्ति और रोजगार के आरक्षण प्रदान किया जाएगा यदि इन वर्गों का प्रतिनिधित्व सेवाओं में अपर्याप्त है। तो ये चीज़ें जो 16(4) है, तो आप SC ST और OBC, इसके संदर्भ में 16(4) ये बोलता है क्या? 16(4) इस संदर्भ में देखिए कि प्रतिनिधित्व अब विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व सेवाओं में अपर्याप्त है। तो इसी से SC ST प्लस OBC और जो भी सरकार की नज़र में सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा, उनको नियुक्ति, उनके संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान कर सकता है, नियुक्ति और रोजगार के दिशा निर्देश दे सकता है। तो 16(4) बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर प्रश्न यहाँ से पूछेगा SC ST या किसी भी वर्ग के लिए सेवाओं में अपर्याप्त सरकार को नज़र आती, तो किस अनुच्छेद के तहत यह आरक्षण दिया जाता? तो 16(4) के तहत दिया जाता है, न कि 14 और 15 न 16। ये 16(4) के तहत दिया जाता है। प्रश्न आप अच्छे से देखिएगा, इस संदर्भ से प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अगर 16 रहेगा, केवल अनुच्छेद 16 रहेगा, जैसे 14, 15, 16, 18 रहा ऐसे, तो केवल 16 होगा, नहीं तो अनुच्छेद का चर्चा की जाएगी तो 16(4) होगा। फिर अपर्याप्त शब्द का आशय जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार पर, अर्थात कुल भूभाग पर उस वर्ग का कितना प्रतिशत है, 10% है, 20% है, तो इस आधार पर उसे दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। पहली बार प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के पिछड़े वर्ग के लिए 27% का आरक्षण की घोषणा की थी और प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग 10% आरक्षण की घोषणा भी की थी। ये अल्पकालिक घोषणा थी, पर मंडल आयोग के बाद बहुत सी चीज़ें बदली
इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992 मंडलवाद है, बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है ये इंदिरा साहनी वाद। इसे देखिएगा जब भी आरक्षण की चर्चा होगी, इंदिरा साहनी वाद की चर्चा जरूर होगी, क्योंकि यहाँ पर आरक्षण को मानकीकरण किया गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। हालांकि इस बार पुनः मानकीकरण किया गया है इस वर्ष, उसकी विशेष चर्चा आगे मैं करूँगा। पर इंदिरा साहनी, जब भी आरक्षण की चर्चा की जाएगी या बात की जाएगी किसी भी प्रकार से, इंदिरा साहनी जरूर आएंगी। तो इंदिरा साहनी वाद को अच्छे तरह से देखिएगा। ये आरक्षण जब तक है, जब तक हमारे सिस्टम में आरक्षण है तब तक इंदिरा साहनी वाद भी है। तो इसे आप अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछेंगे, पीटी में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, मेंस में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये इंदिरा साहनी वाद को इस संदर्भ में देखना है। तो आरक्षण का आधार जाति हो, क्योंकि बहुसंख्यक हिंदू समाज में जाति पिछड़ेपन का सूचक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट, भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया बात है कि आरक्षण का आधार क्या हो, जाति हो। तो जब भी जाति संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं तो इंदिरा साहनी वाद को भी कोट किया जा सकता है। याद रखिएगा, जैसे बिहार में बहुत प्रश्न इस बीपीएससी मेंस में पूछे जाते हैं कि जाति हमारे जनसंख्या, हमारे राजनीतिकरण का आधार है। तो केवल राजनीतिकरण का आधार ही नहीं, हमारे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सभी का आधार हमारा जाति हमारे सिस्टम में है। तो इसको इंदिरा साहनी वाद को भी कोट किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सामाजिक शैक्षणिक आधार के अलावा निवास, आजीविका, गरीबी को भी पिछड़ेपन का आधार का सूचक माना। इंदिरा साहनी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने केवल सामाजिक और शैक्षणिक अधिकार आधार, जो मैंने पहले आपको बताया था 3 आधार, जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में यहाँ बताया था, देखिए 3 आधार मैंने बताया था, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक। तो ये कब तक का था? 1900 मंडल आयोग में ये कम बातें बोली गई थी। मंडल आयोग ने ये 3 आधार बताया था। पर मंडल आयोग से आगे बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी वाद में 1992 आते आते क्या बोल दिए कि केवल आधार सामाजिक और शैक्षणिक और आर्थिक आधार ही नहीं हो सकता, उसके अलावा निवास भी हो सकता है, आजीविका के साधन भी हो सकते, गरीबी के 2 और कारण बता दिए जो पिछड़ेपन का आधार हो सकता है। भारत में आरक्षण का अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट शब्दों में बोलता है कि 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 335 के आधार को मानते हुए न्यायालय ने माना कि अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का आरक्षण प्रदान करते समय सरकारी सेवाओं में कुशलता को प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो इसी के संदर्भ में इस वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने पुनः डिसीजन दिया है, कुछ बातें की हैं, मानकीकरण की है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो प्रति वर्ष 50% सीटें आरक्षित हो और सॉरी यहाँ छूट गया, मिसप्रिंट हो गया है। और अतिरिक्त यहाँ पर होगा, अतिरिक्त आरक्षित सीटें खाली हो तो अन्य को नहीं मिलना चाहिए। अर्थात उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति में कैरी फॉरवर्ड के नियम को स्वीकार कर लिया कि आप सीटें अगर खाली हो तो अन्य को नहीं मिलना चाहिए। कैरी फॉरवर्ड का सिद्धांत नहीं अपनाया जाना चाहिए कि आप जो सीटें खाली हो वो उन्हीं की, जिनके लिए आरक्षित हो, केवल उन्हीं को मिलना चाहिए। आरक्षण पदोन्नति को ना हो बल्कि प्रारंभिक नियुक्ति में हो। तो यहाँ पर इंदिरा साहनी वाद में बात स्पष्ट बोलता है सुप्रीम कोर्ट कि आरक्षण पदोन्नति में नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रारंभिक नियुक्ति में आपको आरक्षण देना है तो आप दे सकते हैं। पदोन्नति में आरक्षण केवल सेवा काल के आधार पर होना चाहिए, योग्यता के आधार पर होना चाहिए और उसके कार्य व्यक्तित्व पर, कार्य प्रकृति उसकी कैसी है, कितने बेहतर तरीके से वो कार्य का निष्पादन कर रहा है इत्यादि यहाँ से स्पष्ट होते हैं। तो यहाँ पे भी इंदिरा साहनी स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं। जो अभी हाल में आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर किया है, जो पदोन्नति में आरक्षण की बात ST SC के संदर्भ में कर रहे थे लोग, तो उसके संदर्भ में रिट दायर हुआ, तो इसका मानकीकरण पुनः किया गया, बातें बोली गई हैं, उसे आगे मैं बताऊंगा। फिर विशेषज्ञता के कुछ पदों के लिए आरक्षण के नियम को पालन नहीं किया जाना चाहिए, यह संसद विशेषाधिकार पर निश्चित है। यहाँ पर बातें कुछ और भी बोल देती है कि विशेषज्ञता, जो यानी आरक्षण में विशेषता की बात कर रहा था पहले, तो कुछ पदों के लिए आरक्षण के नियम पालन नहीं किया जा सकता है। यह संसद के विशेषाधिकार ही निश्चित करेंगे कि वो किस पद के लिए विशेषता को। जैसे आप DRDO में
इसरो में या कोई भी तकनीकी संस्थाएं हैं, तो वहाँ पर आरक्षण इस संदर्भ में नहीं दिए जा सकते हैं कि वो केवल SC ST वर्ग और OBC वर्ग के लोग हैं। वहाँ पर विशेषज्ञता जो है अहम है। अगर मान लीजिए इसरो में आरक्षण इस आधार पर, जाति के आधार पर दिया जाने लगा, तो क्या होगा इससे जो योग्यता है, योग्यता आधारित संस्थाएं हैं जिसमें तकनीकी योग्यता की आवश्यकता है, तो यहाँ पर प्रभावित होंगे, विपरीत प्रभाव डाला पड़ सकता है संस्था पे। इसलिए यहाँ पर इंदिरा साहनी बाद में ही विशेषता के संबंध में कुछ बातें स्पष्ट कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट, पिछड़ेपन की पहचान के लिए न्यायिक पुनरीक्षण हो सकता है। तो जब भी प्रश्न यहाँ से पीटी में वह पूछा जा चुका और आगे भी आगामी परीक्षाओं में इसे पूछा जा सकता है, क्या आरक्षण का न्यायिक पुनरीक्षण हो सकता है, तो वो हो सकता है। वर्तमान स्थिति क्या है? कुछ स्थिति जैसे उच्चतम न्यायालय ने 50% अतिरिक्त 3% विकलांग व्यक्तियों के लिए देने का सहमति व्यक्त की थी। अपवाद स्वरूप राज्य तमिलनाडु है जहां इससे अधिक आरक्षण था, 50% से अधिक आरक्षण है। नागराजन और जनरल सिंह के मामले में दो वाद और गए थे। सर्वोच्च न्यायालय 2020 में, जो हाल में अभी आया था, हाल के बाद, ये पिछले मंथ की घटना है। नागराजन और जनरल सिंह के मामले में सर्वोच्च न्यायालय 2020 वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के पदोन्नति में आरक्षण के साथ प्रमाणी वरिष्ठता देने वाले पर्याप्त प्रतिनिधित्व जांचना होगा। अर्थात ये बात बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के उड़ीसा प्रशासनिक सर्विस SC ST अधिकारियों को पदोन्नति के आरक्षण परिणामी वरिष्ठता के मामले में यह फैसला सुनाया था। कहने का अर्थ, वरिष्ठ कौन है इसका औसत अनुमान लगाया जाएगा और परिणामी वरिष्ठता को लागू किया जाएगा। इसके आधार पर आरक्षण दिया जाता है। यहाँ भी स्पष्ट कर दिया कि योग्यता प्रभावित नहीं होना चाहिए। यानी अर्थात इंदिरा साहनी वाद के उस बात को भी 2020 में सुप्रीम कोर्ट मानता है, क्या कि मानकीकरण में आरक्षण केवल योग्यता को प्रभावित किए बिना ही दिया जाना चाहिए। तो अर्थात ये भी बातें ये मान लेता है, जैसे विशेषता को अभी बनाए रखता है कि विशेषता आधारित जो भी आरक्षण है वो लागू होना चाहिए। साथ ही साथ में ये बातें भी मान लेता है कि ये कैरी फॉरवर्ड का नियम को पुनः लागू करते हैं। तो इस संदर्भ में आपको चीज़ें अभी भी लागू हैं, तो इसलिए इंदिरा साहनी अभी महत्वपूर्ण है। अब मंडलवार जो हुआ था निर्णय के बाद क्या प्रभाव सरकार की प्रतिक्रिया रही, ये देखते हैं। जैसे यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे तमिलनाडु राज्य में प्रचलित 69% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया इससे न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके। फिर क्रीमी लेयर की पहचान के लिए रामानंद समिति की स्थापना की गई और वर्ष 1993 में संवैधानिक स्थिति के रूप में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया और 77वें जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें 16(4)(1) को नवीन उपबंध जोड़कर अनुसूचित जाति जनजातियों के पदोन्नति में मिलने वाला आरक्षण जारी रखा और 77वें संविधान संशोधन में मंडलवाद के निर्णय को अप्रभावी बनाने का प्रयास किया। तो इस संदर्भ में कुछ वाद प्रतिवाद हुए थे। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि अब कब आरक्षण तमिलनाडु किस रूप से आरक्षण दिया। पहचान में रामानंद समिति की स्थापना की गई थी क्रीमी लेयर की पहचान के लिए। तो PCS में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, स्टेट PCS में, कि क्रीमी लेयर पहचान के लिए किस समिति का गठन किया गया, तो रामानंद समिति की। फिर नेक्स्ट है प्रमाणित वरिष्ठता का सिद्धांत क्या है, जो अभी 20 में भी चर्चा रहा, फिर 92 में भी चर्चा रहा और आगामी जब तक आरक्षण है तब तक ये चर्चा में रहेगा। तो इसे आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। क्या है, अनुसूचित जातियों जनजातियों की वरिष्ठता उनकी नियुक्ति की तिथि नहीं बल्कि उनकी पदोन्नति की तिथि से जोड़ी जाएगी। इसमें ये बोला जाता है, नियुक्ति की तिथि नहीं, पदोन्नति की तिथि को जोड़ी जाएगी। 85वें संविधान संशोधन द्वारा 16(4)(a) के प्रमाणी वरिष्ठता की संकल्पना को स्वीकार कर लिया गया, जिसके अनुसार अनुसूचित जातियों जनजातियों की वरिष्ठता का निर्धारण पदोन्नति की तिथि माना जाएगा, न कि नियुक्ति की तिथि।
तो प्रमाणित वरिष्ठता का सिद्धांत के संदर्भ में क्या होता है कि किसमें ये प्रश्न यहाँ से पीसीएस में पीटी में पूछा जा चुका है। प्रमाणित वरिष्ठता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो पदोन्नति की तिथि से, पदोन्नति की तिथि से, चयन की समिति से, चयन की तिथि से, इस संदर्भ से पूछा गया। तो किससे संबंधित है? पदोन्नति की तिथि से। फिर नेक्स्ट 16(4)(b) में 81वें संविधान संशोधन द्वारा खाली पड़ी बैकलॉग रिक्तियों के लिए 50% की सीमा घटा दिया गया, जिसका अभिप्राय है कि बैकलॉग सीटों को 100% आरक्षित किया गया। तो यहाँ पर प्रश्न यहाँ से भी पूछे गए हैं। 16(5) में क्या बातें बोली जाती है? 16(5) में किसी भी धार्मिक संस्था द्वारा अपने संस्थान नियुक्ति में अपने धर्म से जुड़े लोगों की प्राथमिकता दी जा सकती है, ये अनुच्छेद 16(5) में बोलता है। तो यहाँ प्रश्न, यहाँ पीटी में प्रश्न पीसीएस में पूछा जा चुका है और प्लस यूपीएससी में भी ये प्रश्न एक बार आ चुका है कि धार्मिक आधार पर शैक्षणिक संस्थाएं या जो भी संस्थाएं उनकी हैं उस पर अपने धर्म से संबंधित जुड़े प्राथमिकता दी जाएगी। तो 16(5) में है। तो इस साल भी प्रश्न ये उठेंगे, प्रश्न शायद इस बार पूछे इस टॉपिक से। क्यों? क्योंकि बीएचयू में इससे संबंधित विवाद उत्पन्न हुआ था। बीएचयू यूनिवर्सिटी में कुछ विवाद था, आप लोग समझ गए होंगे कौन सा विवाद हुआ था। जो रेगुलर स्टूडेंट इस सब चीज़ों पर ध्यान दे रहे होंगे वो समझ गए थे। किसी संस्कृत प्राध्यापक में मुस्लिम अध्यापक की नियुक्ति करना। तो 16(4) का 16(5) का ही हवाला दिया जा रहा था। ये प्राथमिकता अगर संस्कृत है तो संस्कृत पंडितों को ही नियुक्ति दी जानी चाहिए। हालांकि विवाद का कारण के पक्ष कुछ और भी होंगे, रहे होंगे, इससे पीछे नहीं हटा जा सकता। पर प्रश्न से हम लोगों को मतलब है, प्रश्न कहाँ से बनेंगे, किस रूप से बनेंगे, आप लोग को इससे संबंधित होना चाहिए कि क्या विवाद हो रहा है, ये इस पर आपको फोकस नहीं करना। ये प्रश्न कहाँ से आपको बनाया जा सकता है पीसीएस या यूपीएससी के द्वारा, तो इस पर ध्यान करना है। तो 16(5) को अच्छे से इस बार देख लीजिएगा, प्रश्न शायद यहाँ से बने। फिर नोट, यहाँ कुछ मुख्य परीक्षा संबंधित तथ्य है। जब मेंस की क्लासेस चलती हैं उसमें मेंस के संबंधित बातें की जाती है। पर यहाँ पर मैं आपको इंट्रो दे दूँ, जब आप नोट्स बना रहे हैं तो 14, 15, 16 से मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ मुद्दे हैं। क्या वो मुद्दा हो सकता है? जैसे आर्टिकल 14 से 15 से 16 से आने वाले भविष्य में या पीछे क्या हो चुका है, इससे संबंधित और भी मुद्दे क्या हो सकते हैं, इससे संबंधित प्रश्न मुख्य परीक्षा में जो यूपीएससी हो या प्लस पीसीएस, स्टेट पीसीएस की मेंस एग्जाम हो, उसमें प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक से 14, 15, 16 से। तो क्या है देखते हैं। जैसे पहला मुद्दा क्या होगा? विशेष अनपिछड़ी जातियों के संदर्भ में आरक्षण। तो ये प्रश्न इस मुद्दे से संबंधित प्रश्न हो गए। वो 14 से पूछ सकता है, 15 से पूछ सकता है, 16 से पूछ सकता है। तो क्या होगा? विशेष अनपिछड़ी जातियों के संदर्भ में आरक्षण के संबंध में पूछा जा सकता है प्रश्न। फिर क्या मुद्दा 2 में क्या है? क्या आरक्षण रोजगार प्राप्ति का साधन या सामाजिक न्याय का साधन है? तो देख रहे होंगे क्या किस रूप से प्रभावित है, रोजगार कौन देता है, किस रूप से, तो क्या आरक्षण रोजगार देने में सफल रहा है या सामाजिक न्याय का साधन, केवल सामाजिक साध्य को पूरा करने के लिए आरक्षण दिया गया है। तो ये मेंस में जब होती है, वहाँ मेंस पर विस्तृत चर्चा की जाती है, वहाँ पर मेंस की क्लासेस में। तो आप बस, मैं यहाँ पर मुद्दा आपको दे रहा हूँ कि आपको ध्यान में रहे, इससे संबंधित मुद्दा ये बन सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुद्दा 3 क्या होगा? जाति आधारित आरक्षण बनाम आर्थिक आधार पर आरक्षण। ये हमेशा चर्चा में रहा है, क्या जाति आधारित ही आरक्षण दिया जाना चाहिए या अब उससे आगे बढ़कर केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। जाति आधारित आरक्षण को समाप्त कर देने की चर्चा इस मुद्दे में आती है। तो प्रश्न मुद्दे यहाँ से भी उठते हैं। क्या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति वर्ग के क्रीमी लेयर की व्यवस्था हो, ये भी प्रश्न बनता है। ये इंदिरा साहनी वाद में भी बोला गया। फिर राग वाद में भी ये बात बोली गई है। तो ये सब मुद्दे बने रहते हैं और हमेशा बने रहेंगे। तो मुद्दा यहाँ से प्रश्न बनते हैं। फिर मुद्दा 5, निजी क्षेत्र में आरक्षण की स्थितियाँ क्या है? क्या निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं मिलता है तो विकास के जो भी मानक है क्या बेहतर है? तो क्या जाति आधारित आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए? तो मुद्दा यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर मुद्दा 6, समता समानता अपवाद क्या है? समता और समानता शब्द के जो हैं अपवाद क्या है? तो यही अपवाद है, जाति आधारित आरक्षण के संदर्भ में युक्त प्रतिबंध लगाना ही अपवाद है। तो मेंस जब होता है, मेंस की क्लासेज होती है, वहाँ पर विस्तृत चर्चा की जाती है।
इंट्रो के रूप में आप लोग, बस मैंने यहाँ इसलिए ऐड कर दिया कि जब भी ये टॉपिक पढ़े 14, 15, 16 तो आपको ये मुद्दे या पता रहे कि आने वाले फ्यूचर में जब आप मेंस की तैयारी करें तो ये मुद्दे आपको वहाँ पर कवर कर लें। अगर छूट जाता है किसी कारणवश, उस दौरान छूट जाता है हमसे, तो आप भी कवर कर लें। फिर मुद्दा 7, क्रीमी लेयर का आधार क्या है, वस्तु स्थिति क्या है, इसके संबंध में भी मुद्दे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे 20 में भी चर्चा की गई, राग राजनवाद में भी चर्चा की गई, इंदिरा साहनीवाद में भी। तो नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपको है अस्पृश्यता 17, अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत। सीधी सरल भाषा में छुआछूत के संबंध में इसे मान सकते हैं। तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता छुआछूत को प्रतिबंधित किया गया। संविधान में एक बात है, प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है, न कि किसी कानून में भी परिभाषित किया जाता है। ये अस्पृश्यता शब्द है क्या, शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। हाँ, इसके कारण क्या क्या है, अस्पृश्यता के कुछ किस स्थिति को ये अस्पृश्यता माना जाएगा, इस स्थिति को बताया गया है, न कि अस्पृश्यता है क्या। जैसे अस्पृश्यता बहुत से परिभाषा दी जाती है ना किसी शब्दों में, तो इसके संबंध में परिभाषा नहीं है। हाँ, स्थितियां को समझाया जाए, तो प्रश्न यहाँ से पूछा गया है सॉरी, कि इसके संबंध में स्पष्ट व्याख्या की गई है, तो स्पष्ट व्याख्या कहीं नहीं की गई है, बस स्थितियां को दर्शा। हाँ, ये स्थिति होगा तो ये उल्लंघन इसका होगा, ये स्थिति अगर आप तोड़ते हैं तो इसका अस्पृश्यता का उल्लंघन होगा, ये स्थिति तोड़ते हैं तो अस्पृश्यता का उल्लंघन माना जाएगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 17 से संबंधित अस्पृश्यता शब्द को स्पष्ट किया है, शब्द को स्पष्ट किया है, पर इसकी व्याख्या नहीं की है कि हाँ यही अस्पृश्यता होता है, स्थितियां को स्पष्ट किया है। तो चलिए देखते हैं, उसी को आधार मान के सारे जगह ये चीज़ें बोली जाती हैं। कुछ वर्गों, कुछ लोगों को उनके जन्म और कुछ जातियों के आधार पर सामाजिक योग्यता से दूर करना अस्पृश्यता माना गया। अस्पृश्यता माना, उनकी योग्यता से दूर करना ही अस्पृश्यता है। तो योग्यता का आधार बहुत हो सकता है। फिर अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत छुआछूत को दंडनीय अपराध, अब तक अधिनियम का नाम बदलकर दंडनीय अपराध माना गया, और अब इस अधिनियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। नेक्स्ट है, इसके अंतर्गत छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। जो व्यक्ति इसके तहत दोषी करार किए जाएंगे संसद, राज्य, विधानमंडल चुनाव अयोग्य होते। यहाँ से पीटी में प्रश्न पूछा गया है, आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ये बिंदु, इसे आप ध्यान रहे। अगर इस अनुच्छेद 17 के संबंध में किसी व्यक्ति को दंड प्राप्त होता है तो वो संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव के लिए अयोग्य करार दे दिया जाएगा। प्रश्न यहाँ से बने हैं, पूछे भी गए हैं। तो इसके अंदर निम्नलिखित को अपराध माना गया, वो क्या है, सार्वजनिक पूजा स्थल पर प्रवेश रोकना, कहीं भी पूजा करने से रोकना, पुरुष हो या स्त्री, अस्पृश्यता के संदर्भ में आता है। परंपरागत धार्मिक, दार्शनिक और अन्य आधार पर अस्पृश्यता को नियोजित और उचित ठहराया गया है। किसी दुकान, होटल, सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश करने से रोकना युक्तियुक्त प्रतिबंधों के अतिरिक्त। कुछ युक्तियुक्त प्रतिबंध होते हैं, जैसे किसी रेस्टोरेंट में, किसी ऐसे बार रेस्टोरेंट में 18 प्लस से कम आयु वर्ग को नहीं जा सकता, तो अगर रोकता है वो है तो वो अस्पृश्यता नहीं है, वो युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे होटल या सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होती है, तो उसको आधार मानकर अस्पृश्यता नहीं, पुरुष वर्ग अस्पृश्यता का वाद नहीं ला सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। इसी तरह सार्वजनिक बसों में भी होता है, रेल, ट्रेन, बस, सभी जगह आरक्षण दिए जाते हैं। फिर अस्पताल, शैक्षणिक संस्थानों या होटल में सार्वजनिक हित में प्रवेश को रोकना है। इस संदर्भ में अगर यहाँ रोकता है तो अस्पृश्यता। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को मानना, अगर कोई व्यक्ति मानता भी है, उसके कार्य और व्यवहार में झलक आता है, तो भी यह दंडनीय अपराध होगा। किसी व्यक्ति सामान बिक्री या सेवाओं से देने से रोकना, तो ये भी आर्टिकल 17 का उल्लंघन माना जाता है। दंड का प्रावधान क्या है, दंड 6 माह का कारावास से 500 का दंड या दोनों निर्धारित किया जा सकता है। यह बस सांकेतिक भी माना जा सकता है। अगर ऐसा है तो आप दंड का प्रावधान और भी कड़े कर सकते हैं, ताकि लोगों में अस्पृश्यता संबंधी जो भी चीज़ें हैं वो आपको
धरातल पर दिखे। फिर अनुच्छेद 17 एक निरपेक्ष प्रकृति का विरोध है। यहाँ पीटी में प्रश्न यहाँ से पूछे हैं तो आप ध्यान रखिएगा क्या है। अनुच्छेद 17 निरपेक्ष प्रकृति का एब्सोल्यूट प्रकृति का अधिकार है। संसद ने विधि का निर्माण करके इसे लागू किया है। तो प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे। अनुच्छेद आर्टिकल 18 क्या बोलता है? उपाधियों का अंत करता ये है। चलिए, उपाधियों का अंत करता है, किसी भी प्रकार के उपाधि नहीं दी जाएगी परंतु शैक्षणिक और सैन्य उपाधियां दी जाती है। तो वो क्या माने जाते हैं, इस पर वाद भी सुप्रीम कोर्ट में गया, वो क्या है वो देखते हैं। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक विदेशी राज्य की उपाधि नहीं लेगा जब तक राष्ट्रपति से वो परमिशन उसे नहीं मिल जाता है, वो नहीं ले सकता है। तो वो किस संदर्भ में नहीं हो सकता है? कोई व्यक्ति जब भारतीय नागरिक है लेकिन राज्य के अंदर किसी लाभ के पद पर है, वह राष्ट्रपति से सहमति के बिना उपाधि या विदेशी राज्य में स्वीकार नहीं करेगा। तो प्रश्न यहाँ से पीटी में पूछा, उपाधियों को प्राप्त करने की किसकी अनुमति आवश्यकता है? तो राष्ट्रपति की। फिर कुछ विवाद थे, जैसे 1954 में यह विवाद उत्पन्न हुआ कि भारत सरकार विभिन्न सम्मान एवं उपाधियाँ प्रारंभ की है तो उसे समाप्त कर देना चाहिए। तो बालाजी राघवन वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समानता के अधिकार का तात्पर्य यह नहीं माना जा सकता या यह नहीं है कि प्रतिभावान नागरिकों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में ना पहचाना जाए। अर्थात कहने का जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है उसको प्रमोट ना किया जाए किसी क्षेत्र विशेष में। अगर उसमें है, जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, उनको कोई उपाधि दिया जाता है तो क्रिकेट के क्षेत्र में है तो उनको प्रमोट करना चाहिए। जैसे ध्यानचंद्र थे हॉकी में, तो हॉकी में अगर उनको कोई उपाधि दी जाती है भारत सरकार के द्वारा तो यह उपाधि अनुच्छेद 18 के उस संदर्भ को नहीं बताती है जिस आधार पर विभेद किया गया। यह समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। फिर न्यायालय ने उपाधि और पुरस्कार को अंतर के बीच की रेखा खींची इसी वाद में। बालाजी राघव, यहाँ से पीटी में प्रश्न पूछे गए हैं, किस वाद में उपाधि को स्पष्ट किया गया या पुरस्कार के बीच अंतर स्पष्ट किया गया? पद्म पुरस्कार है न कि उपाधि है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर बालाजी राघवन वाद में स्पष्ट किए। उपाधि का अर्थ क्या है? विशिष्ट वंशानुगत पद है, वंशानुगत पद है। जैसे महाराजा, राय बहादुर, राज बहादुर, राजा साहब, दीवान बहादुर, जो 1947 के पूर्व ये सब पद अंग्रेजों के द्वारा यहाँ दिए गए भारतीयों को, तो ये सब पद आप धारण नहीं कर सकते। बाकी अगर पद्म पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार या विभिन्न प्रकार के पुरस्कार दिए जा रहे हैं, शैक्षणिक पुरस्कार हो, तो वो उपाधि नहीं माना जा सकता। पुरस्कार का अर्थ है कि आप क्षेत्र विशेष में बेहतर कार्य कर रहे हैं तो आपसे प्रभावित होकर और भी लोग ये कार्य करें, इस संदर्भ में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि व्यक्तियों द्वारा इन पुरस्कार का प्रयोग अपने नाम के साथ नहीं किया जा सकेगा, फिर भी लोगों द्वारा किया जा रहा है क्योंकि देश में इसके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। तो प्रश्न यहाँ से पीटी में पूछा गया है कि जो भी पद्म, जैसे भारत रत्न मिलता है तो क्या वो अपने नाम के आगे भारत रत्न यूज कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। या पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म विभूषण मिलता है तो क्या वो अपने नाम के पहले ये सब शब्दों का यूज कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। हालांकि बहुत से समारोह में या किसी के विशेष अतिथिगण प्रवेश जैसे होता है, किसी समारोह का आयोजन होता है तो वहाँ भारत रत्न बोलकर लिखा जाता है, तो व्यक्ति विशेष को प्रमोट किया जाता है। तो इसका अर्थ यह नहीं है क्या वह इस विधि का दुरुपयोग कर रहा है। इसका अर्थ यह माना जाना चाहिए कि हाँ, उस व्यक्ति अमुक द्वारा विशेष कार्य किए गए हैं तो इसका और लोगों पर प्रभाव पड़े, तो इसलिए उनके नाम के आगे भारत रत्न कोई व्यक्ति विशेष द्वारों के द्वारा लगाया जाता है, वर्ग समूहों के द्वारा। पर जिन्हें प्राप्त हुआ है वह पुरस्कार, वो अपने नाम के आगे स्वेच्छा से नाम के आगे उपाधि को नहीं लिख सकते। अगर ऐसा करते हैं तो वो युक्ति प्रतिबंध है। फिर सुप्रीम कोर्ट ये भी बोला, कलाकारों को देश काल में की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं बालाजी राघवन वाद में तो ये चीज़ें। तो चलिए आज नेक्स्ट क्लास सेशन यहीं तक करते हैं क्योंकि लंबा सेशन हो जाएगा।
क्योंकि बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जहाँ प्रश्न यहाँ से उभरे हैं, इसलिए समय लग जा रहा है। कोई बात नहीं है, जो भी टॉपिक है धीरे धीरे आप लोग कीजिए, और जो भी मटेरियल यहाँ पर उपलब्ध है उसे बेहतर तरीके से नोट डाउन करिए, ताकि आपको यहाँ से प्रश्न ना छूटे। और आप निश्चिंत होकर रहिए, इससे बाहर प्रश्न नहीं होंगे, क्योंकि जो भी प्रश्न यहाँ शामिल किए गए हैं, जो भी यहाँ टेक्निक शामिल किए गए हैं, वो बहुत ही बेहतर तरीके से किए गए हैं। विश्वास रख के आप कार्य करिए, क्योंकि 20 वर्ष का आपको यहाँ पर प्रश्नों का संग्रह है। 20 वर्ष तक जो भी यूपीएससी प्लस पीसीएस में प्रश्न पूछे गए हैं, उसका भी संग्रह टॉपिक में कर दिया गया है। तो इसलिए इससे अतिरिक्त प्रश्न नहीं होंगे, और होंगे भी तो इसी के इर्द गिर्द ही प्रश्न होंगे, टॉपिक के रिलेटेड इर्द गिर्द ही प्रश्न होंगे। तो चलिए, जो भी संबंधित क्यूरी और जो भी मटेरियल आपको चाहिए, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और हम युक्ति आईएएस से जुड़ना चाहते हैं बेहतर सामग्री और संक्षिप्त सामग्री के लिए, तो दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अमर कुमार आज विदा लेता हूं। धन्यवाद।